हेलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सभी लोग क्लास पे ज़्यादा से ज़्यादा रहें ताकि हम क्लास को इंटरेस्टिंग बना पाएँ। ठीक है बच्चों, सभी लोग क्लास पे ज़्यादा से ज़्यादा रहें ताकि इस क्लास को हम लोग इंटरेस्टिंग बना पाएँ। तो अब है तीसरा जो एंग्लो मैसूर वार है, दैट इज़ थर्ड एंग्लो मैसूर वार। ठीक है बच्चों, हमारा जो अगला लेक्चर था वो था 7वां लेक्चर, वो था थर्ड एंग्लो मैसूर वार। क्या था बच्चों? थर्ड एंग्लो मैसूर वार। बच्चों जो तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो 1790 और 92 के बीच में हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि तीसरा एंग्लो मैसूर वार किस कब मतलब कहाँ का हुआ, किस सन से किस सन तक हुआ, तो 1790 से लेकर 1792 तक। बच्चों तीसरा अंग्रेजों और मैसूर के बीच का जो युद्ध है, अगर उसके बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे तुम्हें हेडलाइन पे बच्चों जो मिलेंगे वो मिलेंगे टीपू सुल्तान। कौन मिलेगा बच्चों? टीपू सुल्तान। तो अगर आप पृष्ठभूमि के तौर पे जानना चाहें तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा पृष्ठभूमि के तौर पे। अगर आप ध्यान से देखें तो पृष्ठभूमि के तौर पे क्या था, अगर आप देखें तो मैंगलोर की जो संधि थी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य जो थी, उसके विवादों को हल जो मतलब टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच की जो एक संधि की गई थी मैंगलोर की, वो संधि मात्र ही सफिशिएंट नहीं थी इनके बीच के विवादों का हल निकालने के लिए। दोनों, अब समस्या ये थी कि टीपू सुल्तान और जो अंग्रेज थे वो दोनों दक्कन पर अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाना चाहते थे। दोनों का कॉमन एजेंडा था इस चीज़ पे। जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ, जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध तब शुरू हुआ जब टीपू सुल्तान ने एक अंग्रेजों के एक सहयोगी थे त्रावणकोर, अंग्रेजों का सहयोगी था वो त्रावणकोर राज्य, तो उस पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काली मिर्च का एकमात्र स्रोत था। ठीक है, टीपू सुल्तान ने क्या किया, त्रावणकोर पर हमला कर दिया। और त्रावणकोर कौन था? वो उस समय अंग्रेजों का सहयोगी था। अंग्रेजों को जो काली मिर्च चाहिए होती थी उसका एकमात्र सोर्स था वो। ठीक है बच्चों, अब त्रावणकोर ने कोचीन राज्य में डचों से जो था जलकोट्टल एवं कन्नानौर खरीदा था, जो टीपू की एक जागीरदारी थी। उसने त्रावणकोर के कृत्य को अपने संप्रभुत्व अधिकारों को उल्लंघन माना। अब त्रावणकोर से गलती हो गई, त्रावणकोर ने डचों से 2 हिस्से खरीदे, जलकोट्टल और कन्नानौर, और ये दोनों जो एरिया खरीदे थे, ये दोनों एरिया पे शासन चल रहा था टीपू सुल्तान का। तो टीपू सुल्तान को ये चीज़ सही नहीं लगी बच्चों। तो अगर आप ध्यान से देखें, अब युद्ध के कुछ परिणाम भी रहेंगे। अगर आप देखें यहाँ पे त्रिदलीय संगठन, टीपू सुल्तान ऑलरेडी बहुत प्रभावी शासक था, बहुत अच्छा सेनापति था। तो हुआ क्या कि गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन्हें निजाम तथा मराठाओं के टीपू भावनाओं से प्रेरित होकर 1790 ईस्वी में टीपू के विरुद्ध त्रिदलीय संगठन की रचना की। त्रिदलीय संगठन में टीपू ने भी फिर 1784 से 85 में तुर्कों का सहयोग हासिल करने के लिए कुस्तुनतुनिया में एक राजदूत भेज दिया था। टीपू ने 1787 में एक द्वीप मंडल फ्रांस भेजा। त्रावणकोर के राजा ने डचों से कोचीन रियासत, जिसे टीपू ने अपने अधिकार क्षेत्र में समझता था, इससे जयगोट और कोलालूर खरीदने का प्रयास किया। अब टीपू का त्रावणकोर पर आक्रमण, याद रखना बच्चों, थर्ड एंग्लो मैसूर वार का जो सबसे बड़ा कारण था वो था त्रावणकोर पर टीपू का हमला कर देना। अब भाई साहब, त्रावणकोर जो था वो काली मिर्च का एकमात्र सोर्स था अंग्रेजों के लिए। अंग्रेज आए ही व्यापार करने थे, तो उनको ये चीज़ सही नहीं लगी। त्रावणकोर के राजा की ओर से लड़ते हुए त्रावणकोर के राजा की तरफ से कौन लड़ा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसने मार्च 1791 में बेंगलोर जीत लिया और श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गया। अब श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है बच्चों। अगर आप ध्यान देखें तो टीपू ने अंग्रेजों के साथ मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि की। यह संधि टीपू के लिए बहुत अपमानजनक हुई। इसके तहत हुआ क्या, टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उसके मित्रों को देना पड़ गया। ऊपर लिखी गई संधि के तहत टीपू को जमानत के तौर पर अपने 2 पुत्रों को भी कॉर्नवालिस को देना पड़ा। ठीक है बच्चों, तो ये अगर ध्यान से देखो तो यही है मेन। अब मैं इसका थोड़ा सा कुछ चीज़ें ब्रीफिंग पे आपको बताता हूँ। युद्ध के कुछ अपने भी परिणाम थे। अगर बच्चों आप ध्यान से देखें तो युद्ध के क्या परिणाम निकले। अंग्रेजों ने त्रावणकोर का साथ दिया और मैसूर पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों की नज़र में वैसे ही मैसूर था, और मैसूर का शासक उस समय कौन था? टीपू सुल्तान। टीपू की बढ़ती शक्ति से 2 लोग, भारतीय शासन राज्य की बात करें तो 2 लोग बहुत ईर्ष्या करते थे, एक तो मराठा, दूसरा निजाम। टीपू अपने आप में बहुत पावरफुल था, तो टीपू की बढ़ती हुई शक्ति देखना 2 लोग, और वैसे भी आजकल भारतीयों का ये मेंटालिटी तो होती ही होती है ना। अगर एक घर बहुत प्रगति कर रहा है तो मोहल्ले के बाकी लोग सोचते हैं क्यों बढ़ रहा है, इसको गिराया जाए, ईर्ष्या करते हैं। वही सेम चीज़ था, टीपू बहुत दिनों दिन बढ़ रहा था
तो मराठाओं को और निजामों को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। अब हुआ क्या कि वर्ष 1790 में टीपू सुल्तान ने जनरल मीडोज के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को भी हरा दिया था, अगर आप ध्यान से देखें। फिर 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने नेतृत्व संभाला और बड़े सैन्य बल के साथ अंबूर और वेल्लोर होते हुए बेंगलोर मार्च 1791 में पहुंच गया, वहाँ अधिकृत कर लिया और वहाँ से श्रीरंगपट्टनम निकल गया। लेकिन अंत में मराठों एवं निजामों के समर्थन के साथ वो जो त्रिदलीय संगठन हुआ था ना, तो वह अंग्रेज, मराठा और निजाम इन तीनों ने आपस में मिलकर दूसरी बार अंग्रेजों ने क्या कर दिया, श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया। टीपू ने अंग्रेजों का डटकर सामना किया किंतु सफल नहीं हो सका। अब अकेला आदमी तीन उधर से एक साथ लड़ रहा, तीनों अपने आप में पावरफुल थे। निजाम फाइनेंशियली बड़े साउंड थे, मराठा सैन्य क्षमता में बड़े साउंड थे, अंग्रेज तो चालाक चपल थे ही। ठीक है। अब 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। अब एक बात तो कन्फर्म है कि जो युद्ध में हारता है वो संधि होती जरूर है, लेकिन उसके अगेंस्ट ज़्यादा बनाई जाती है। तो जब टीपू सुल्तान ये युद्ध हारा तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई। इस संधि के तहत मैसूर का लगभग आधा हिस्सा तो ब्रिटिश, निजाम एवं मराठाओं के गठबंधन द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया, ये जो तीनों का गठबंधन था। फिर बारामहल, डिंडीगुल एवं मालाबार अंग्रेजों को मिल गए, जबकि मराठों को तुंगभद्रा एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र मिले और निजाम ने कृष्णा नदी से लेकर पेन्नार के आगे तक क्षेत्रों पर अधिग्रहण कर लिया। यानी बेसिकली इस संधि में फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ अंग्रेज, निजाम और मराठाओं का, और लॉस किसका हुआ, टीपू सुल्तान का। इसके अतिरिक्त युद्ध की क्षति के रूप में टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए भी देने पड़े। अब युद्ध क्षतिपूर्ति का आधा भुगतान तो तुरंत किया जाना था, शेष भुगतान किस्तों में किया जाना था। इसके लिए टीपू के 2 पुत्रों को अंग्रेज द्वारा बंधक बना दिया गया था। यानी तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण दक्षिण में टीपू की प्रभावशाली स्थिति को नष्ट किया गया और वहां से ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित होने लगा। बच्चों यहीं पे हम कंप्लीट कर लेते हैं चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है बच्चों, ये चौथा एंग्लो मैसूर वार है, ये वर्ष 1792 से 99 की अवधि के दौरान अंग्रेजों और टीपू सुल्तान दोनों ने अपनी क्षतिपूर्ति का प्रयास किया। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की समस्त शर्तों को तो पूरा किया और अपने पुत्र को मुक्त करा लिया। वर्ष 1796 में जब वडियार वंश के हिंदू शासक की मृत्यु हो गई तो टीपू ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। पिछले युद्ध में अपनी अपमानजनक पराजय का बदला लेने का उसको सही निर्णय लगा ये। फिर क्या हुआ, वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेजली और सर जॉन सोर के पश्चात नया गवर्नर बनाया गया। फ्रांस के साथ टीपू के बढ़ते संबंधों के कारण वेलेजली की चिंताएं बढ़ चुकी थी। फिर हुआ क्या बच्चों, जो टीपू थे, टीपू के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करने के उद्देश्य से उसने सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से उसे अपने अधीन करने के लिए विवश भी किया। टीपू पर विश्वासघात के इरादे से अरब, अफगानिस्तान एवं फ्रांसीसी द्वीप मॉरिशस और बरसाए में गुप्तचर भेजकर अंग्रेजों ने विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगाया। टीपू से वेलेजली तो संतुष्ट नहीं हुआ और इस तरह चौथा आंग्ल मैसूर वार हुआ। अब आते हैं सहायक संधि की ओर। तो अगर आप ध्यान से देखें सहायक संधि का, अगर बच्चों ध्यान से सुने, चौथा जो एंग्लो मैसूर वार था कि वर्ष 1798 में जो लॉर्ड वेलेजली था उसने भारत में सहायक जो संधि प्रणाली थी उसकी शुरुआत की। इसके तहत क्या होता था कि सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को अपने शत्रुओं के विरुद्ध अंग्रेजों से सुरक्षा प्रदान करने के बदले में ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए आर्थिक रूप से मदद ली जाती थी, बाध्य किया जाता था। इसने संबंधित सरकार शासक के दरबार में एक ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति भी प्रावधान दिया। मतलब इतना सुरक्षा के नाम पे, जो आजकल अमेरिका करता, सुरक्षा के नाम पे अपनी सेना की एक रेजिमेंट भी डाल दी राजाओं के बीच में, जो शासक को अंग्रेजों की स्वीकृति के बिना किसी भी यूरोपीय को उसकी सेवा में नियुक्त करने का प्रतिबंधित करता था। कभी कभी तो शासक वार्षिक रूप से आर्थिक भुगतान करने के बजाय अपने क्षेत्र का हिस्सा ही सौंप देता था, जब नहीं कर पाता था, रेवेन्यू नहीं आ पाता था उसके बाद। फिर सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय शासक जो था वो था हैदराबाद का बच्चों निजाम। और सहायक संधि करने वाले देशी राजा अथवा शासक किसी अन्य राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने या अंग्रेजों की सहमति के बिना समझौते तक करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे बच्चों। अब आप समझ लो, जो राज्य तुलनात्मक रूप से मजबूत एवं शक्तिशाली थे उन्हें अपनी सेनाएं रखने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उनकी सेनाओं को ब्रिटिश सेनापतियों के अधीन रखा गया। सहायक संधि
राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति थी, लेकिन इसका पालन अंग्रेजों ने कभी नहीं किया। हस्तक्षेप जरूर किया। फिर मनमाने ढंग से निर्धारित एवं भारी भरकम आर्थिक जो भुगतान ने राज्यों को की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल नष्ट कर दिया, क्योंकि इनका काम ही था चूसने का। तो अंग्रेज ज़्यादातर चूस ही रहे थे आर्थिकली, इकोनॉमिकली उन्होंने नष्ट कर दिए भारत के ज़्यादातर राज्य। वहीं ब्रिटिश अब भारतीय राज्यों के व्यय पर एक बड़ी सेना रख सकते थे। वे संरक्षित सहयोगी की रक्षा एवं विदेशी संबंधों को नियंत्रित करते थे और उनकी भूमि पर शक्तिशाली सैन्य बल की तैनाती भी करते थे। अब युद्ध के परिणाम क्या हुए? जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ वो क्या हुआ, उसके परिणाम क्या निकले? 17 अप्रैल 1799 को युद्ध शुरू होता है बच्चों, और 4 मई 1799 को उसके पतन के साथ युद्ध समाप्त होता है। टीपू को पहले ब्रिटिश जनरल स्टुअर्ट ने पराजित किया, फिर जनरल हैरिस ने बाद में पराजित किया। लॉर्ड वेलेजली के भाई आर्थर वेलेजली ने भी युद्ध में भाग लिया। मराठों और निजाम ने पुनः अंग्रेजों की सहायता की, क्योंकि मराठों को टीपू के राज्य का आधा भाग देने का वादा किया गया था एवं निजाम पहले से ही सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर चुका था। अब टीपू सुल्तान तो युद्ध में मारा गया और उसके सभी खजाने अंग्रेजों ने जब्त कर लिए। अंग्रेजों ने मैसूर के पूर्व हिंदू शाही परिवार के एक व्यक्ति को महाराजा के रूप में चुना और उस पर सहायक संधि लगा दी, थोप दी। मैसूर को अपने अधीन करने में अंग्रेजों को 32 साल लग गए और दक्कन में फ्रांसीसी पुनः प्रवर्तन का खतरा स्थायी रूप से समाप्त हो गया। अब युद्ध के बाद का परिदृश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जब ये सारा युद्ध हुआ उसके बाद क्या चेंजेस आए भारत में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो लॉर्ड वेलेजली ने मैसूर साम्राज्य के सुंदा एवं हरपोनेली जिलों को मराठों को देने की पेशकश की थी, लेकिन बाद में मना कर दिया। अंग्रेजों का हमेशा से रहा है कि ये प्रॉमिस कुछ करते हैं कर कुछ देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखें फिलिस्तीन इजराइल का युद्ध हो रहा है, अमेरिका ने क्या किया? पहले इजराइल का समर्थन किया युद्ध में, जब इजराइल अटैकिंग हो गया, वो गाजा के लोगों को मारने लगा, तो अब गाजा की तरफ से हमास की तरफ से खड़ा हो गया। तो यही अंग्रेजों की पॉलिसी थी। उन्होंने शुरुआत में युद्ध में मराठाओं को शामिल करने के लिए तो वादे कर दिए कि हम तुम्हें भाई हरपोनेली और सुंदा जो जिले थे वो देंगे, लेकिन बाद में मना कर दिया। निजाम को गूटी एवं गुर्रम कोंडा जिले दे दिए गए। अंग्रेजों ने कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारापुरम एवं श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। ठीक है बच्चों। और मैसूर का नया राज्य पुराने हिंदू राजवंश के यानी कृष्णराज तृतीय जो कि वडियार वंश के थे उन्हें सौंप दिया गया। और भाई साहब जब फ्री पॉकेट में आपको राज्य मिलेगा एक हिस्सा, तो इन्होंने इन भाई साहब ने क्या किया कि इन्होंने कृष्णराज तृतीय ने, कृष्णराज थर्ड ने, वडियार वंश के शासक हैं, इन्होंने सहायक संधि भी स्वीकार कर ली। ठीक है बच्चों। तो हमारा जो था, ये बात याद रखना, एंग्लो मैसूर वार बेसिकली अगर आप देखें तो अंग्रेजों का जो मेन मकसद था वो एंग्लो मैसूर वार के तहत जब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हुए, तो अगर आप ध्यान से देखें तो हैदर अली से अगर देखते हैं तो हैदर अली के समय से ही ये साउथ में मैसूर जो मद्रास है वो बहुत मजबूत था। पहले हैदर अली खुद में बहुत मजबूत था, फिर टीपू सुल्तान आते हैं वो अपने आप में मजबूत था। अंग्रेजों का जो ये एंग्लो मैसूर वार था वो कुछ नहीं था, वो मैसूर पर कब्जा करने की नियति थी, क्योंकि जो भी राज भारत में समृद्ध थे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे, उस पर अंग्रेजों का अधिकार करने का मकसद हमेशा ही रहा है। ठीक है बच्चों। तो आप इस लेक्चर को कंटिन्यू रखें और बच्चों अब मैं क्लासेस प्रॉपर लूँगा और प्रॉपर कोई गैप नहीं होगा, प्रॉपर क्लासेस चलती रहेंगी। और बच्चों जो अभी डिसकंटिन्यूटी हुई उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और आगे ये डिसकंटिन्यूटी कभी नहीं होगी और हम इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों। ठीक है। तो सभी लोग तैयार रहें और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, बहुत मन लगा कर पढ़ें, क्योंकि RO का एग्ज़ाम आ रहा है बच्चों। सभी लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, जो कि आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, मेरे लिए भी आवश्यक है। तो फिर आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मैं आपको पढ़ाता रहूँगा और ये फ्लो यूं ही बना रहेगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं और वीडियोस बनाता रहूं, आप तक पहुंचता रहूं। बच्चों जब वीडियो में व्यूज़ या लोगों तक आप इन्हें शेयर नहीं करते हो तो थोड़ा सा मोरल डाउन होता है, क्योंकि हमारा जो आप फ़ायदा कहें या कुछ कहें तो वो बेसिकली अगर बच्चों आप ध्यान से देखें तो हमारा फ़ायदा भी यही है। तो कृपया करके सभी लोग ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें, समझें और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स पे जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और आपके मैं दिए गए किसी भी सजेशन का
पक्का ध्यान दूंगा, पढ़ूंगा, उसको समझूंगा और जो भी करेक्शन कर सकूंगा उसको ज़रूर करूंगा। लेकिन आप क्लास प्रॉपर करते रहें, लोगों तक इसे मुझे जोड़ते रहें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाते रहें। ठीक है, आजकल के लिए बच्चों थैंक यू आज तक के लिए। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर कल डालेंगे और वो होगा आगे की प्रोसेस में जो भी होगा हम अगला लेक्चर वो डालेंगे। तो एक बात याद रखना बच्चों, राह संघर्ष की ओर चलता है वो भी संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। ठीक है बच्चों, तो एक बात याद रखना, कभी भी याद रखना कि रास्तों पर संघर्ष करने से जो संघर्ष राह संघर्ष की जो चलता है, सीधी बात याद रखना बच्चों, जो कठिनाई की राह पर चलता है वही संसार को बदलता है। यानी उदाहरण के तौर पर देख लो, जीतन राम मांझी, उसकी राह कठिन नहीं थी, उसने क्या किया, एक अपनी उस पहाड़ को तोड़कर रोड बना दी। तो वही चीज़ है। और जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकला। बच्चों आप मेहनत करोगे आज, कल ज़रूर इसमें आप कुछ बेहतर कर पाओगे। जब आप बेहतर करोगे तो आपको अप्रिशिएट करने के लिए और ज़्यादातर आपके जो रिलेटिव होते हैं भाई साहब, वो आपको सबसे पहले पीठ थपथपाने आएंगे और आपसे कहेंगे हमें तो पता था तुम टैलेंटेड हो, तुम्हें यहाँ पहुँचना है ना। और जो अपने तुम्हें ताना मारते हैं वो तुम्हारे लिए आग में घी का काम करते हैं। आप इसे अपनी अग्नि की ज्वाला को बढ़ाते रहिए और इनके द्वारा मारे गए तानों का एज ए घी यूज़ करिए और पढ़ते रहिए और बहुत अच्छा ज्ञान अर्जित करिए। और बच्चों एक बार मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होती है फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री के, बीच बीच में मैं और लाऊंगा। और अब मैं एक नया स्टार्टअप करने जा रहा हूँ। अब मैं नया स्टार्ट जो होगा वो ये होगा कि मैं डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स के भी लेक्चर प्रदान करूंगा। तो कल से बच्चों हम लोग करंट अफेयर्स के भी रेगुलर बेसिस पे डे बाय डे हम आपको लेक्चर देते रहेंगे। और यहाँ हम आपको 25 से 30 क्वेश्चन की PDF डेली आपसे हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर पे। कृपया सभी लोग ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद, गुड नाइट, सब बखैर बच्चों।